कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउट नेट में। तो डाउट नेट में भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ रहे थे? सरल रेखा में गति। आज लेक्चर नंबर 5। आज हम, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं ना, आज हम कहानी पढ़ेंगे गुरुत्व के अधीन गति की, है ना। जैसे आप मेरे पीछे पिक्चर में देख सकते हैं, एक हाथी और एक चींटी साथ में गिर रहे हैं, है ना। तो इनकी कहानी हमें पढ़ना है कि अगर मैंने इन्हें मुक्त रूप से छोड़ दिया किसी h ऊंचाई से तो क्या होता है, या इन्हें नीचे की ओर वेग दे के छोड़ा गया तो क्या होता है, इन्हें ऊपर की ओर फेंका गया तो क्या होता है, वगैरह 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 सब कुछ हमें पढ़ना है। क्लियर है बेटा? चलो तो हम शुरू करते हैं सरल रेखा में गति। आज लेक्चर नंबर 5। आज क्या पढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ लिया। विराम और गति पढ़ा, दूरी और विस्थापन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने चाल और वेग, त्वरण की कहानी कर चुके थे। फिर हमने पिछली क्लास में गति के समीकरण पढ़े, है ना। तो देखो बेटा क्या चल क्या रहा है हमारा कि यार ये यहाँ पे जो गति के ये मतलब जो त्वरण है, तो त्वरण में ही हमने गति के समीकरण पढ़े, किसके लिए? एक समान त्वरण के लिए। अब उसी के अंदर ही हम गुरुत्व के अधीन गति पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह भी सब कुछ गति के समीकरण पर ही आधारित होगी और यह भी एक समान त्वरण, एक समान त्वरण का ही एग्जाम्पल रहने वाला है। ठीक है बेटा, तो इसी के अंदर यह भी आने वाला है। इसी प्रकार से गति का आलेखीय विश्लेषण पढ़ेंगे हम, और फिर आखिरी में अपेक्षित गति पढ़ेंगे। चलिए बेटा, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करेंगे आज केवल और केवल गुरुत्व के अधीन गति पर चर्चा और इससे जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण। तो गुरुत्व के अधीन गति के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, है ना। एक बार छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने गति के 4 समीकरण पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था सर v बराबर u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमने ये भी देखा था कि किसी nth सेकंड में अगर हमें दूरी निकालनी है तो उसे लिखते हैं हम sn बराबर u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। यह सब कुछ हम देख चुके हैं। अब देखो बेटा क्या होता है गुरुत्व के अधीन गति, मतलब क्या है कि अगर हमने किसी भी पिंड को किसी h ऊंचाई से, पहली बात तो क्या क्या हो सकता है गुरुत्व के अधीन गति में वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। किसी भी h ऊंचाई से एक पिंड को छोड़ दिया, एक पिंड को फेंक दिया, या, है ना। देखो अभी हम सरल रेखा में गति पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सरल रेखा में गति। तो इसमें ऐसा नहीं पढ़ेंगे ऐसे फेंक दूं मैं, या यहाँ पे खड़े होकर मैंने ऐसा फेंक दिया, सीधा फेंक दिया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम केवल एक गेंद को सीधे छोड़ सकते हैं या सीधे फेंक सकते हैं, या ऊपर ही खड़े होकर ऊपर फेंका और गेंद ऊपर से फिर नीचे आ गई, या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा सर हम नीचे धरातल पर खड़े होकर गेंद को ऊपर फेंक सकते हैं। तो गेंद ऊपर फेंकी और गेंद नीचे आई। तो ये कुछ पॉसिबल कंडीशन है गुरुत्व के अधीन गति की। अब गुरुत्व के अधीन गति में हमें क्या देखना होगा बेटा, या हम किस बात की बातें कर रहे हैं, है ना। क्या कि अगर मान के चलो एक गेंद जब भी मुक्त रूप से, है ना, क्या बोल रहा हूं भैया, मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गति। अब ये मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गति में सर ये गुरुत्व क्या है ना। तो गुरुत्व का मतलब भी हम आपको बता देते हैं। ये गुरुत्व का मतलब होता है बेटा पृथ्वी का या धरती का गुरुत्वाकर्षण, है ना। धरती का गुरुत्वाकर्षण जो होता है, धरती का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसे हम गुरुत्व कहते हैं, है ना। ऐसे नाम अलग अलग जैसे बाकी तो एक पिंड है या एक प्लेनेट है, ग्रह है, वो दूसरे ग्रह पे बल लगा रहा है, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। लेकिन धरती मां जो हम पे बल लगाती है उसको नाम अलग से रख दिया गुरुत्व। ठीक है, तो गुरुत्व के अधीन गति मतलब गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके अंदर गति पढ़ना है हमें। और मुक्त रूप से कहने का मतलब क्या है? मुक्त रूप से कहने का मतलब यह है कि जब वो गति कर रहा है तो उस पर और कोई बाह्य बल ना लगे ना। इसमें चाहो तो आप लिख सकते हो मुक्त गति मतलब कहने का क्या है, मुक्त रूप से कहने का मतलब क्या है, गति के दौरान या गति के समय कोई
गुरुत्व के अलावा कोई और बाह्य बल ना हो। ठीक है, तो गुरुत्व के अलावा अगर और कोई बाह्य बल नहीं होगा तो हम उसको गुरुत्व के अधीन गति में पढ़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि तुम गेंद को लेकर खुद ही कूदे जा रहे हो, खुद भी बल लगा तुम लिफ्ट में हो, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। हम क्या करेंगे, मुक्त रूप से गिर रहा है सर सबको, जैसे छोड़ दिया हवा में, अब ये जैसा गिरा। तो अगर गुरुत्व के अधीन हमें गति पढ़ना है बेटा, तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें समझना पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी बात हमको जो पता होना चाहिए उसे हम बोलते हैं चिन्ह पटारी या साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये क्या चक्कर है ना। देखो, हमें पता सब कुछ है अब कि सर हम गति के समीकरण लगा सकते हैं, मुक्त रूप से गति हो रही है। आपने हमें पहले भी बताया कि जो गति, जब गुरुत्व के अधीन गति होती है तो त्वरण जी के बराबर हो जाते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। लेकिन वो सब कुछ पढ़ने से पहले हमें छोटे से साइन कन्वेंशन की चर्चा करना होगी। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी गेंद सीधी ही जा रही थी, इधर ही जा रही थी, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव खेल लिया था। इधर पॉजिटिव नेगेटिव खेलना आसान था, इधर जा रही पॉजिटिव, इधर जा रही है नेगेटिव, तो वेग इस दिशा में तो ये पॉजिटिव में हो गया, वेग इस दिशा में तो नेगेटिव में हो गया। त्वरण का भी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हमने देखा था। ठीक है, विस्थापन का भी पॉजिटिव नेगेटिव देख सकते हैं। लेकिन क्या होगा बेटा कि मान के चलो यहां पर एक गेंद को ऊपर फेंका या आपने h ऊंचाई से एक गेंद को नीचे फेंका, तो इन कंडीशन में हम कहां पॉजिटिव मानेंगे, कहां नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव मानना आपके ऊपर है, आप नीचे को भी पॉजिटिव मानेंगे कहां नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव मानना आपके ऊपर है, आप नीचे को भी पॉजिटिव मान सकते हो, नीचे को नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, हम क्या करेंगे, जिस भी दिशा में गेंद फेंकी गई है या जहां से गेंद फेंकी जा रही है उस बिंदु को मूल बिंदु मान लेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, मूल बिंदु मानेंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे आपको खुद समझ में आ जाएगी कि हम पॉजिटिव नेगेटिव कहीं और भी, जैसे जो सर पढ़ा रहे उसका अपोजिट भी लेते तो भी आंसर हमारे आते, है ना। वो एग्जांपल जब मैं करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये मूल बिंदु हो गया। तो अगर ये मूल बिंदु हो गया तो इसके हिसाब से नीचे वाली चीजें कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी, और ऊपर वाली चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। इसी प्रकार से यहां से भी जो नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव होगा और ऊपर की तरफ जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। आसानी से मैं समझ सकता हूं। ठीक है, तो सर ऊपर नीचे कौन कौन है, जैसे अगर मैं बात करूं कि गेंद ऊपर फेंकूं या नीचे फेंकूं, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो सदैव नीचे की तरफ लग रहा है ना। तो जो त्वरण होगा, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, अगर मैं त्वरण बनाऊं तो बेटा त्वरण कहीं पर भी इसके लिए देखो या उसके लिए देखो, त्वरण हमेशा जी होगा नीचे की तरफ। तो हम त्वरण का मान क्या लिखेंगे, त्वरण को लिखेंगे सर -g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम नीचे की तरफ। क्लियर है। इसके अलावा अगर गेंद को ऊपर फेंका तो उसका वेग पॉजिटिव, गेंद को नीचे छोड़ा तो उसका वेग नेगेटिव, नीचे फेंका तो वेग नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये गेंद नीचे आ रही है तो उसका विस्थापन भी नेगेटिव में हो रहा है, गेंद ऊपर जा रही है तो इसका विस्थापन पॉजिटिव में हो रहा है। ठीक है, तो यही सबको जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारे दिमाग में बातें सेट होती जाएगी। क्लियर है छोटी सी बात। चलो बेटा, तो ये त्वरण वाली बात हमें चमकती है बहुत बढ़िया तरीके से, और साइन कन्वेंशन भी समझता है। अब एक एक करके हम एग्जांपल्स लेंगे, है ना। देखो, यही दो मेन तो ये पहले पढ़ेंगे कि गेंद को ऊपर से छोड़ दिया और एक गेंद को ऊपर फेंका। तो ये दोनों पढ़ने के बाद में जो बचे हुए एग्जांपल्स भी है वो हमें एकदम बढ़िया तरीके से आसानी से चमकने लग जाएंगे। तो एक एक करके सारे एग्जांपल्स लेना हम शुरू करते हैं। देखो बेटा, है ना, तो अब उन एग्जांपल्स में बड़े उससे पहले हम हमारी जो गति के समीकरण है उनको गुरुत्व के अधीन जो गति हो रही है उनके समीकरणों में बदल देते हैं। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, गुरुत्व के अधीन गति के समीकरण
है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नियत त्वरण से ही गति होती है ना। हमने पीछे ही लिख दिया नियत त्वरण से गति हो रही है, तो यहाँ पे गति के समीकरण लगेंगे। तो ये देखो बेटा, जो हमारे पास पुराना समीकरण था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम बदल देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसे भी हम बदल कर क्या करने वाले हैं, इसी प्रकार से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को भी हम बदल देंगे, और sn इक्वल टू यू प्लस हाफ a 2n-1 को भी हम बदल देंगे। अब बदल बदल कर क्या करने वाले हैं इनका, ये देखते हैं। जब पहला समीकरण लगाएंगे, त्वरण की जगह लिखना है हमें माइनस जी, है ना। अभी मैं साइन कन्वेंशन के साथ नहीं रख रहा हूं, मैं नॉर्मल जो सूत्र है वो बता रहा हूं आपको, फिर आप साइन जब सॉल्व करोगे तो साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे उसे। तो यहां पर हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए की जगह हो जाएगा बेटा g, है ना। मतलब त्वरण जो है हमारा, त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का या ए का त्वरण ए का मान क्या होगा, त्वरण ए का मान होगा g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये g हो गया। इसी प्रकार से जब हमारा विस्थापन देखो, तो विस्थापन नहीं होगी, अब ऊंचाई होगी, है ना। तो विस्थापन जो है s, विस्थापन का मान ऊंचाई होगा, ऊंचाई h होगा, है ना। क्योंकि अब हमारी गेंद ऊपर जा रही है, नीचे आ रही, तो ऊंचाई होगी। तो लिखेंगे हम h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी प्रकार से ये लिखेंगे हम v, तो v ही होगा। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, जैसे हम पहले लेते आ रहे थे वैसे ही लेंगे। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। इसी प्रकार से sn तो nth सेकंड में दूरी होगी ही, इसे लिख सकते हैं u प्लस हाफ g 2n-1। क्लियर है कहानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से समीकरण है जो हमें पता होना चाहिए। अब इन्हीं के आधार पर हम बातें और कहानियां शुरू करते हैं। क्लियर है बेटा। चलो, तो सबसे पहले प्रकार की गति देखते हैं हम कि यदि गेंद को नीचे की ओर छोड़ा जाए, है ना। अगर मान के चलो h ऊंचाई से मैंने एक गेंद को छोड़ दिया, ये h यहां पर ये धरातल पे थी, मैं इसे ऊपर ले गया और छोड़ दिया, है ना। ऊपर ले गया और छोड़ दिया, ऊपर ले गया और छोड़ दिया। तो जब ये धरातल पे टकराएगी तो मुझे क्या क्या निकालना है, ये इंपॉर्टेंट केसेस, इनके फॉर्मूले भी आप याद रख सकते हो बेटा। रुक जा बेटा, हाँ चलो रुक गई, अरे रुक जा, हाँ। तो ये अब यहाँ पर ये जब नीचे आ रही थी, है ना, तो सुनते नहीं है भैया, देखो ये फिर वापस से उछल कूद ये फिर शुरू होगी। रुक जा, हाँ। तो यहाँ पर अगर ये गेंद नीचे आ रही है तो क्या लिखा है, यदि गेंद को नीचे की ओर छोड़ा जाए। देखो बेटा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। दो शब्द होते हैं, एक छोड़ा जाए और एक फेंका जाए। छोड़ने और फेंकने में बहुत फर्क है। छोड़ा जाए कहने का मतलब ये होता है कि प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग u क्या है, 0 है। लेकिन अगर ऐसा लिखता मुझे, लेकिन फेंका जाए, ऐसा लिख देते हैं, लेकिन यदि गेंद को फेंका जाए तो u नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, प्रारंभिक वेग 0 नहीं होगा, यह ध्यान रखना है हमको। क्लियर है बेटा। चलो, तो u इक्वल्स टू 0 हो गया। अब ये एडिशनल बात है ना, ये एडिशनल बात है, इसका भी हम उपयोग नहीं करेंगे, इसका आगे चलकर उपयोग करेंगे। अभी तो हमें छोड़ा गया है, तो प्रारंभिक वेग 0 है। अच्छा, त्वरण कितना है, त्वरण तो सर आपने जैसा सिखाया कि ये गेंद जो है ना, ये जो गेंद है यहां से छोड़ी जा रही है, तो ये वाला जो बिंदु हो गया ये मूल बिंदु हो गया, मतलब नीचे वाली सारी गति जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर अगर मैं देखूं, रुक जा बेटा, हाँ, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसमें g, तो त्वरण जो होगा वो माइनस जी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, मैं नीचे को नेगेटिव ऋणात्मक मान रहा हूं, ये माइनस वी मतलब ऋणात्मक हो गया। विस्थापन क्या होगा, विस्थापन तो सर विस्थापन, ये गेंद नीचे आ गई है, नीचे टकराई है, तो विस्थापन होगा माइनस एच। क्यों, क्योंकि नीचे आई है, धरातल पे टकरा रही है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच, नीचे की तरफ विस्थापित हुई है। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है कि जब गेंद धरातल पर पहुंचेगी, जब गेंद
धरातल पर पहुंचेगी तब आपको निकाल के बताना है पहली बात, तब आपको निकाल के बताना, पहली चीज आपको निकाल के बतानी है अंतिम वेग, और दूसरी बात बतानी है इसका उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या होता है? वह समय जब गेंद हवा में थी, या वह समय, उड्डयन काल समय जिसमें, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी हमें काम आएगा, है ना बेटा, जिसमें गेंद हवा में थी, या लिख सकते हैं या गति कर रही थी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम उड्डयन काल कहेंगे। चलो भैया, तो अब ये दोनों निकालना है हमें। ये निकालना कोई बड़ी बात है क्या? कोई बड़ी बात नहीं है भैया, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो समय जिसमें ज में छोटी ई की मात्रा आएगी, जिसमें, वाह भी वाह, हिंदी भी खतरनाक। हाँ चलो, तो यहां पर हमें वो समय और अंतिम वेग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो भैया, आसान सी कहानी है, आसानी से हम कर सकते हैं। यहां पर हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जो सूत्र बनाएंगे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, अंतिम वेग निकालने का है। क्या तुम्हें समय दिया है अंतिम वेग निकालने के लिए? नहीं सर, अंतिम वेग निकालने के लिए समय नहीं दिया है। तो मैं लगा रहा हूं गति का तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2gh होता है। अब यहां पर हमें पता है सर कि अंतिम वेग 0 नहीं होगा। अंतिम वेग 0 नहीं होगा, प्रारंभिक वेग 0 होगा। ये प्रारंभिक वेग को 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2 × g की जगह लिखेंगे -g, क्योंकि सवाल वाले ने हमें बोला है कि नीचे की तरफ जा रही तो त्वरण नीचे की तरफ होगा। इसी प्रकार से अगर मैं बालक और बालिका h देखूंगा तो वो -h हो जाएगा। क्यों -h हो जाएगा? क्योंकि विस्थापन भी नीचे की तरफ हो रहा है। ये माइनस हमने अभी देखा, ये हो गया है v² के बराबर। तो ये v का मान आ जाएगा यहाँ पे 2g, v² का मान आ चुका है। तो हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, v का मान हो जाएगा √2gh। आधी नींद में भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा गया तो जब धरातल से टकराती है तो उसका वेग जो होता है वो √2gh होता है। इसी प्रकार से सोचो उड्डयन काल कैसे निकाल सकते हैं? काल, समय निकालना है, समय। तो सर समय निकालने के लिए हमारे पास पहला समीकरण है v = u + at। लेकिन फाइनल वेग तो अभी मैंने निकाला, लेकिन अगर सवाल में नहीं दिया होगा फाइनल वेग तो क्या करूंगा मैं? फाइनल वेग सवाल में थोड़ी ना दिया था, उसने तो पूछा था। तो अब मैं यहाँ पे गति का दूसरा, क्योंकि समय के लिए 2 ही समीकरण है, तो दूसरा समीकरण लगाए। हमें पता है सर h = ut + ½ gt² होता है। यहाँ पे जो h है बेटा वो नीचे की तरफ है, तो -h बराबर प्रारंभिक वेग तो 0 है प्लस ½ × -g t²। -g है ना, -g क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर g का मान जो त्वरण है वो नेगेटिव में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया सर, ये हो गया -h बराबर -½ g t²। तो ये माइनस ने माइनस को काट दिया। तो यहां से अगर मैं t का मान निकालूं, किसका मान निकालूं? t का, तो ये t का मान आ जाएगा, ये t² का मान आ जाएगा। देखो ये 2 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2h/g, या t का मान लिख सकता हूं मैं √2h/g। और इस t को मैं कैपिटल TF लिखूंगा, क्योंकि देखो समय तो बीच में भी कोई भी लिया जा सकता है। अरे समय t तो कुछ भी हो सकता है ना, तो हमें उड्डयन काल का अलग से पता कैसा चले, है ना, ये अलग से हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण हो जाए। तो इसके लिए हम लिख देंगे √2h/g। क्लियर है बेटा कहानी? क्या लिखेंगे? √2h/g। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले, इसे कैपिटल T से हमने चिन्हित कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ये पहली कंडीशन में डिस्कस कर ली। इसी प्रकार से अगर गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए, गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाए तो क्या होगा? मतलब ये मेरे पास एक गेंद है, देखो ध्यान से, फिर से एक गेंद है, ये इधर आई है। मैंने इस गेंद को u वेग देके ऊपर फेंक दिया, फिर गाय जाएगी, नीचे आएगी, फिर जाएगी, है ना, अरे फिर जाएगी, फिर नीचे आएगी। तो अगर मैंने इसे ऊपर की तरफ u वेग दिया है तो क्या कहानी होगी? अब ये मुझे समझना है। ठीक है, तो क्या क्या कहानी हो सकती है? पहली बात तो क्या क्या पूछा जा सकता है मुझसे? ये पूछा जा सकता है कि सर ये गेंद ऊपर जा रही तो अधिकतम ऊंचाई कितनी जाएगी?
ये मुझे अधिकतम ऊंचाई एच मैक्स निकालनी है इसकी, है ना। देखो ये अधिकतम ऊंचाई कितनी गई, यहां तक गई और ये वापस आ गई, ठीक है। फिर उसके हमने जब टकराएगी तो इसका वेग क्या होगा ये भी सोचना पड़ेगा। टकराएगी मतलब वहां पे जाकर रुकेगी, फिर इसका वेग कुछ ना कुछ होगा, अंतिम वेग के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब ये वापस धरातल से टकराएगी तब वेग कितना होगा ये भी सोचना पड़ेगा, ये कितना समय लेगी वो भी सोचना पड़ेगा। तो पहले क्या क्या लिखा हुआ है हमें, या क्या क्या दिया है हमें ये देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यू वेग से फेंका गया है, यू वेग से फेंका गया है, यू वेग से। देखो दादा ठीक है, बस यही देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, बस इसी के टर्म्स में आंसर निकालना है हमको। यू वेग से फेंका, दैट्स इट। जैसे उसमें एच ऊंचाई, पीछे वाला जो करा था उसमें एच ऊंचाई से सारे आंसर निकाले थे, वैसे ही इसमें यू वेग से फेंका गया, सारे आंसर निकाल के बताओ कहानी है। तो यहां पर अगर यू वेग से फेंका गया सर तो क्या करेंगे हम यहां पर, तो यहां पर कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो भैया जल्दी जल्दी से। तो यहां पर हमको निकालना क्या क्या, पहले ये देख लेते हैं। एच मैक्स अधिकतम ऊंचाई निकाल के बतानी है हमको, अधिकतम ऊंचाई निकालनी है पहली बात। दूसरी बात हमें निकालना है उड्डयन काल, उड्डयन काल मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा हाँ, उड्डयन काल मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं यार, है ना, TF से चिन्हित किया हमने। इसी प्रकार से हमें जब धरातल पर पहुंचेगी तो अंतिम वेग निकालना है। चलो तो एक एक करके सब कुछ निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह सोचो कि अगर इस गेंद को मैंने यू वेग से फेंका ऊपर तो बस यही दिया हुआ है मुझे, हाँ सर यही दिया हुआ है। तो प्रारंभिक वेग है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं प्रारंभिक वेग जो है वह मुझे u दिया, प्लस में या माइनस में, प्लस में, क्योंकि ऊपर की तरफ तो u मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ऊपर को मैंने मान लिया है पॉजिटिव, तो नीचे को मैं मानूंगा नेगेटिव। तो मेरा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो फिर से g होगा माइनस की तरफ, तो मैं इससे लिखूंगा माइनस जी। तो त्वरण की जगह मैं लिख रहा हूं बेटा माइनस जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है कहानी। चलो इतना सब चमकता है, ये तो सब बच्चों वाली बात है, कुछ नया बताओ। तो देखो ये गेंद को ऊपर फेंका, तो ये बताओ जब गेंद अधिकतम बिंदु पर जाएगी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो यहाँ पर उसका वेग 0 होगा। उच्चतम बिंदु पर जाएगी, तो ये पहले भी डिस्कस किया, मैंने बताया था कि अगर एक व्यक्ति इधर जा रहा है उसमें त्वरण पीछे लगा तो जाएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो जब भी गेंद अधिकतम दूरी जाएगी, अधिकतम विस्थापन होगा, या मतलब जब गेंद ऊपर की तरफ जा रही तो अधिकतम विस्थापन जब होगा तो वहां पे अंतिम वेग 0 होगा। बस तो यही मजेदार कहानी थी। तो यहां पर हमें पता है कि ऊपर जाते समय अधिकतम वेग 0 है। तो अब मुझे अगर एच मैक्स निकालना है तो मुझे समय नहीं दिया, फिर से नहीं दिया समय, तो मैं क्या करूंगा, गति का तीसरा समीकरण लगा लूंगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये कहां से कहां तक लगा रहे हैं हम, ये ऊपर की ओर गति के लिए लगा रहे हैं, ऊपर की ओर गति के लिए वाला समीकरण लगा रहे हैं हम। तो अंतिम वेग तो 0 हो गया है, बहुत बढ़िया। प्रारंभिक वेग u है तो u का स्क्वायर हो जाएगा 2। अच्छा g कितना है, माइनस जी है सर, और h की जगह मैंने h मैक्स बोल दिया, h अधिकतम h मैक्स बोल दिया। तो यहां से क्या आ गया, देखो भैया h मैक्स का मान निकालना है सर यहां से। तो ये u को उधर लिया तो जगह माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2g h मैक्स। ये यहां से माइनस कट जाएगा बेटा, तो एच मैक्स का जो मान आएगा, जो हमें आधी नींद में भी याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। एच मैक्स का जो मान हमने यहां से निकाला वो आ गया है यू स्क्वायर बटा 2g, ये होगा एच मैक्स। ये जो फॉर्मूले अभी मैं बता रहा हूं, ये जो सूत्र मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये जब हम प्रक्षेप गति पढ़ेंगे उसमें भी काम आएंगे। एग्जैक्ट यही का ही उठा के रख दूंगा मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बातें चल रही है। चलो अब ये सोचो उड्डयन काल क्या होगा। तो उड्डयन काल निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये देख लो कि सर गेंद को ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है, तो जितना समय गेंद को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय गेंद को नीचे आने में भी लगेगा।
अरे ऑब्वियस सी बात है ना, ऊपर गई नीचे आई। तो अगर हमने यहाँ पर जो भी हम गुरुत्वीय गति पढ़ रहे हैं इसमें हमने वायु का घर्षण नहीं माना है ना। यहाँ पर लिख लो अगर आपको कभी डाउट होता है तो। ऐसा सवाल वैसे नीट में आया नहीं कि जिसमें वायु का घर्षण हो जाए, है ना। वो जेई वगैरह में आता है, हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि तो यहाँ पर क्या होगा, वायु का घर्षण, वायु शून्य है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमने सारी चर्चा करी है। तो जितना समय ऊपर जाने में उतना समय नीचे। अच्छा सर वायु का घर्षण तो अलग अलग होता, हाँ तब अधिकतम ऊंचाई जितना गया उतना आया समान होता, लेकिन ऊपर जाने में नीचे आने में समय अलग अलग हो जाता। तो अभी यहां पर हम समझते हैं कि यार ये जब ऊपर जा रही है तो इसे समय कितना लगा। तो ऊपर जाने में समय गेंद द्वारा ऊपर जाने में लिया गया समय, तो ये क्या होगा लिया गया समय। तो सर ये समय कैसे निकाले, अंतिम वेग शून्य हो गया है, हाँ v = u + gt। तो यहां पर अगर मैं देखूं ध्यान से तो अंतिम वेग शून्य है, प्रारंभिक वेग u है, g की जगह हमको लिखना है -g और ये हो गया t। तो यहां से निकाले तो ये हो जाएगा सर u/g। देखो भैया ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो गया t। ये ऊपर जाने का समय है। तो कुल समय या उड्डयन काल क्या लिख सकते हैं हम, कुल समय या उड्डयन काल क्या होगा, ये होगा 2t के बराबर। क्या होगा 2t के बराबर, ये हो जाएगा 2 × t। t कितना है u/g। तो 2u/g है ना, से मल्टीप्लाई का साइन हटाकर बढ़िया से लिख रहा हूं मैं। यहां पर जो उड्डयन काल आया हमारा वो आया 2u/g। कितना आया 2u/g। 2t क्यों कर दिया, t जाने का t आने का, तो 2t हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम चाहते तो इसमें उड्डयन काल ऐसा भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, देखो ध्यान से, उड्डयन काल ऐसे भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, अगर मैंने बोला आपको कि गेंद ऊपर गई है, ऊपर जाकर नीचे आई है, तो यहां पर इसका अगर मैं पूरी देखो अब ध्यान समझना ना, ये आगे भी हमें इस प्रकार की चीजें काम आएगी कि अगर मैंने पूरी गति के दौरान पूछा आपसे, लिख देते एक बार, पूरी गति में कुल विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन बताओ क्या होगा। सर पूरी गति में कुल विस्थापन तो शून्य है क्योंकि गई और आ गई, तो विस्थापन शून्य हो गया, क्योंकि वापस से मेरे हाथ में आई है तो शून्य हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर SH = UT + ½ AT² GT² लगाऊं तो भी आंसर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, ध्यान से सुन। मैंने तुझे पहले दिन ही जब से गति का समीकरण बताया था, ये दूरी नहीं होता है, विस्थापन होता है। क्या होता है, ये विस्थापन होता है। तो यहाँ पर ये जो विस्थापन है इसको हमने कर दिया शून्य। प्रारंभिक वेग है u/2, g की जगह रखेंगे -g क्योंकि नीचे की तरफ है, t²। तो देखो भैया इसे अगर हम देखें और समझे तो हम यहां से लिख सकते हैं 0 बराबर, इस पूरे में से t कॉमन ले लो, ये हो जाएगा u - g/2 × t। देखो सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, मैं तुम्हें एक बहुत डेप्थ वाली बात समझा रहा हूं। यहां से इस द्विघात समीकरण को अगर हम हल करें तो दो मान आ रहे हैं हमारे t के। क्या क्या आ रहा है, t = 0 या u - g/2 × t = 0 होगा। दो मान है, एक तो t = 0 तो है ही, ये t = 0 है ही, और ये u - g/2 × t भी है, ये भी 0 है। तो यहां पर ये हो जाएगा, इसे इधर ले जाए तो ये हो जाएगा u = g/2 × t, या लिख देंगे 2u/g। ये t जो है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है और ये t क्या है, देखो ये समीकरण क्या चीख के कह रहा है, ये कह रहा है भैया कि पूरी गति के दौरान 2 बार, कितनी बार, 2 बार ऐसा हुआ है, पूरी गति के दौरान 2 बार ऐसा हुआ है, जब पूरी गति के दौरान 2 बार ऐसा हुआ है जब यहां पर विस्थापन शून्य हुआ है। विस्थापन क्या हुआ है, शून्य हुआ। एक बार t = 0 विस्थापन शून्य था, हाँ यहीं पर ही थी, फिर 2u/g पर वापस यहां पर आ गए तो फिर से विस्थापन शून्य हुआ है। आया मजा, हो गई मौज। चलो देखो इसी प्रकार से हम
एक दो और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इस पे, है ना। यहां पर अब हमें ये निकालना है कि गेंद जब धरातल पे वापस टकराएगी तो वेग क्या हो जाएगा, धरातल पर वापस टकराएगी तो वेग क्या हो जाएगा। तो सर अगर ये u वेग से गई, वेग कम हुआ कम हुआ कम हुआ, अधिकतम तक पहुंची, वेग शून्य हो गया, ठीक है। फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, तो यहां पर जितना त्वरण हुआ है उतना ही मंदन होगा, जितना त्वरण हुआ है उतना ही, सॉरी जितना मंदन हुआ है उतना ही त्वरण होगा। तो जितना वेग खोया है उतनी ही दूरी चल पे उतना ही वेग पाएगी। तो यहां पर वेग फिर से u हो जाएगा, लेकिन ये नीचे की तरफ हो जाएगा। ये अगर u वेग से गेंद को फेंका, घर्षण नहीं है, तो u वेग से गेंद को फेंका तो वापस से हाथ में u वेग से ही आएगी। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ना सर, कैसे कर दिया आपने, ये देख ले फिर से, ये ऊपर गई है तो इसने u वेग खोया है, जितनी दूरी में खोएगा उतनी दूरी में तो पाएगा, क्योंकि जितना मंदन है उतना ही त्वरण है, क्योंकि g नीचे की तरफ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी कहानी थी। अब इसी पर आगे बढ़ते हैं और भी इंपॉर्टेंट चर्चाएं करते हैं सवाल के रूप में, ठीक है। सबसे पहला बेसिक सवाल हम ले रहे हैं यहां पर कि अगर यहां पर ये बिल्कुल बेसिक सवाल है कि एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से स्वतंत्रता रूप से छोड़ा जाए तो क्या होगा, ठीक है। ये जो है, यह जो कंक्लूजन हम लिखने वाले हैं या जो हम हल करने वाले हैं, यह नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए भी है। यह किसके लिए लगा सकते हैं, जो अभी हम आंसर निकालने वाले हैं, नियत त्वरण से गतिशील वस्तु जो विराम से गति प्रारंभ कर रही है, विराम से गति प्रारंभ कर रही है, उसके लिए भी जो अभी हम निकालने वाले हैं, जो सारी बातें लिखने वाले हैं, पहले सेकंड, दूसरे सेकंड तथा तीसरे सेकंड में आदि में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए, साथ ही प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो ये जो दो आंसर निकालने वाले हम, ये दो आंसर हर जगह लगेंगे भैया। हर जगह कहने का मतलब क्या है, दोनों जगहों पर, है ना। यहाँ पर ये जो नियत त्वरण से गतिशील वस्तु है उसमें भी लगेंगे और गुरुत्व के अधीन के लिए भी लगेंगे। सर दोनों बात बराबर है, हाँ वही तो मैं तुझसे पहले से बोल रहा हूँ, दोनों बात बराबर। ये क्या सोच रहा है इतना कि अगर एक गेंद सीधा 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 चल रही तो भी वही बात है ना, रुक कर चल रही है तो भी वही बात है, मतलब गुरुत्व के अधीन गति कर रही है तो भी वही बात है। चलो तो पहले हम निकालते हैं इसमें, मतलब हमें तो पता चल गया प्रारंभिक वेग शून्य है ना। ये अगर ये क्या सवाल है भैया, यहां पर एक गेंद को छोड़ा, एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा, तो h ऊंचाई से छोड़ा अगर गेंद को, तो देखो पहले सेकंड में क्या होगा, पहले सेकंड में से थोड़ा गिरेगी, फिर अगले सेकंड में और गिरेगी, फिर और गिरेगी और तो ये बात तो तुम्हें फील आना चाहिए कि हर सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी। जब भी वस्तु, चाहो तो कॉपी में लिख ले ये स्टेटमेंट, जब भी वस्तु नियत त्वरण से गति करेगी तो हर सेकंड में तय की गई दूरी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। इससे पहले सेकंड में मान के चल नियत त्वरण से गति कर रही थी तो पहले सेकंड में कुछ दूरी होगी, है ना, दूसरे सेकंड में और ज्यादा होगी, तीसरे सेकंड में और ज्यादा होगी, चौथे में और ज्यादा होगी, पांचवें में और ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका वेग समय के साथ बढ़ता जा रहा है, वेग समय के साथ बढ़ता जा रहा है। एक सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड से वेग बढ़ेगा, क्योंकि त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ है। तो एक सेकंड बाद वेग 10 मीटर पर सेकंड, अगले में 20, अगले में 30, अगले में 40, अगले में 50, 60, 70, तो हर सेकंड में एक पहले 10 मीटर, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, पहले में 5 मीटर, फिर से दूरियां बढ़ती जाएगी। तो हम निकालते हैं पहले सेकंड, पहले 2 सेकंड में तय की गई दूरी, है ना। तो पहला ए वाला पार्ट करते हैं। तो अगर मैं लिखूं पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी, पहले 1 सेकंड में तय दूरी, तो कैसे निकालेंगे सर? गेंद को छोड़ा गया है तो प्रारंभिक वेग शून्य हो चुका है, नीचे की तरफ त्वरण होगा जी, कोई लोड वाली बात नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें एक और नई चीज सिखाता हूं, है ना। अभी हमने जो पीछे सॉल्व किया वो बच्चों जैसा सॉल्व किया कि सर हमारा पहली बार था, अब हम दूसरी तीसरी बार पे आ चुके हैं। तो देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिल पे पत्थर रखकर बता रहा हूं, कंफ्यूज मत हो जाना प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू।
समझ में आए तो कमेंट में वाह वाह कर सकते हो। नीचे की तरफ जब गेंद आ रही है तो त्वरण भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है। नीचे की तरफ जब गेंद आ रही है तो त्वरण भी नीचे है, विस्थापन भी नीचे है। तो जब भी मैं ये समीकरण लगाऊंगा H इक्वल टू हाफ GT², अभी लगा कर बताया था मैंने तुम्हें, तो G भी नेगेटिव रखूंगा, H भी नेगेटिव रखूंगा, तो हमेशा ये नेगेटिव से नेगेटिव तो कट ही जाएगा, चाहे जो हो जाए इस दुनिया में। बोल हाँ या ना? चाहे जो हो जाए इस दुनिया में H से H तो कटेगा ही कटेगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि पहले 1 सेकंड में तय की दूरी के लिए सीधे मैं मान लूं कि नीचे की तरफ अब मैं पॉजिटिव ले लूं। देखो हो गए, उड़ गए तोते। क्या बोल रहा हूं मैं? नीचे की तरफ पॉजिटिव मैं कर सकता हूं, ऐसा किसी भी एक दिशा को नेगेटिव, किसी भी एक दिशा को पॉजिटिव मान सकता हूं। मैं नीचे पॉजिटिव क्यों मान रहा हूं? ताकि बार बार देख दोनों ही नेगेटिव आएंगे ना यार, तो दोनों हमेशा कट ही रहे, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ही मान ले, बात बराबर ही है ना। बस एक बार जो मान लिया उसी के साथ पूरा सवाल हल करना, बीच में बदल मत जाना, है ना। एक बार जो वादा कर दिया तो वो करके निभाना, है ना, उसे पूरा करके बताना, बीच में साथ छोड़कर ना भाग जाना। तो ये नीचे की तरफ है, H G नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव ले, आंसर आएगा हमेशा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? पहले 1 सेकंड में तय दूरी, तो क्या लिखेंगे भैया? पहले 1 सेकंड में तय दूरी को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं सर S1 लिख देता हूं, दूरी है इसलिए S से लिखा S1, या इसे हम H1 भी लिख सकते हैं। ये दूरी है यहां से यहां तक की H1, तो ये हो जाएगी हाफ G, नीचे की तरफ है T मतलब 1 का वर्ग। तो ये हो गया सर G का मान अगर मैं रखना चाहूं तो 10 रख सकता हूं, है ना। G का मान हम 10 मान के सॉल्व करते हैं ज्यादातर चीजें, तो 10/2 मतलब हो गया 5 मीटर। मतलब पहले 1 सेकंड में जब भी गेंद को मुक्त रूप से छोड़ा जाए, ये पत्थर की लकीर है, तो अमेरिका में बैठ, भारत में बैठ, कहीं पर भी एक गेंद को अगर H ऊंचाई से छोड़ा तो पहले 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वो 5 मीटर ही तय करेगी, चाहे जो हो जाए। एक मान के छत पे से पानी की बूंदे गिर रही है ना, मतलब छत पे से पाइप में से पानी की बूंदे गिर रही है, बहुत नीचे की तरफ है ना, या मान के चलो वो पानी की बूंद जो पगली बूंद जो बादल से निकली थी, तो वो भी जब नीचे की तरफ आएगी तो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर तय करेगी। 100% यही होगा। क्यों? या एक गेंद को मैंने ऊपर की तरफ फेंका तो गेंद ऊपर जाके अधिकतम बिंदु पर उच्चतम बिंदु तक जाएगी, और नीचे की तरफ आएगी तो वो भी पहले 1 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी गेंद नीचे की तरफ आना शुरू करेगी तो प्रारंभिक वेग 0 होगा ही होगा, और हमेशा लिख ले, यह सदैव होगा, सदैव पहले 1 सेकंड में 5 मीटर ही दूरी तय करेगी गेंद, इतना पक्का है। फिर अगले 1 सेकंड के अगले, ये पक्का 100% हमेशा होगा, हर गेंद के साथ होगा। ये तेरी गेंद मेरी गेंद वाली बात नहीं है। फिर क्या होगा भैया? पहले 2 सेकंड में तो हम उसे H2 बोल देते हैं। H2 हो जाएगा हाफ G, 2 का स्क्वायर कर दो सर, तो ये हो गया, ये देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 2, मतलब हो गया है 20 मीटर। मतलब पहले गिरी 5 मीटर, फिर यहां से यहां तक गिरी, अब टोटल गिरी है 20 मीटर। ठीक है, फिर पहले 3 सेकंड, देखो पहले मैं बोल रहा हूं, है ना, पहले 3 सेकंड में क्या होगा? पहले 3 सेकंड में, तो पहले 3 सेकंड में देखें तो सर H3 आ जाएगा, जो हो जाएगा हाफ G × 3 का वर्ग। ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी सर, ये हो गया है 45 मीटर। सॉल्व कर ले, यही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनका अनुपात देखूं तो क्या आएगा? अनुपात जो इंपॉर्टेंट है, हमें याद होना चाहिए, है ना। ये अनुपात जो आएगा बेटा, वो अनुपात क्या आ जाएगा? देखो ध्यान से मैं कर रहा हूं, H1 अनुपात H2 अनुपात H3। तो अगर ये अनुपात देखूं तो मैं H1 क्या है? हाफ G 1 का स्क्वायर, H2 क्या है? हाफ G 2 का स्क्वायर, H3 क्या है? हाफ G 3 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसे देखूं और अनुपात लूं तो हाफ G हर जगह से कट जाएगा। सर यही ले लो, देख 5, 20, 45 ले तो भी बात बराबर है। ये मैं तुझे आसान तरीके से सिखा रहा हूं एक चीज, देखो ध्यान से, है ना, ऐसा सोचना सीखो। देखो मैंने क्या किया, हाफ G 1 का स्क्वायर, हाफ G 2 का स्क्वायर, हाफ G 3 का स्क्वायर रखा है। तो इसमें अनुपात में बेटा हाफ G अनुपात मतलब डिवाइड होता है, ये कट जाएगा। तो अगर ये कटा तो ये कटते ही बेटा यहाँ पर जो बचेगा वो मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा, देखिए ज्यादा अच्छे से याद रह जाए इसलिए मैं बता रहा हूं, है ना। ये ऐसे लिख दो याद नहीं रहेगा, लेकिन अब जो लिख रहा हूं हमेशा याद रहेगा। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग,
ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे बहुत सारों के लिए पूछा होता है H1 अनुपात H2 अनुपात H3 अनुपात H4 अनुपात, ऐसे ही तो मैं लिखता 1 का वर्ग 2 का वर्ग अनुपात 3 का वर्ग अनुपात 4 का वर्ग 5 का वर्ग, ऐसे ही बहुत आगे तक लिखता जाता। क्लियर है कहानी, है ना। अगर मैं 1 4 9 16 25 याद रखूं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखने में, है ना। ये क्या है, यह पहले n नेचुरल नंबर्स के वर्ग पर आधारित होगा कि कुल दूरी जब से गेंद को छोड़ा वहां तक नीचे जाएगी तो कुल दूरी क्या होगी, तो कुल दूरी का अनुपात ऐसे निकाल सकते हैं। अब ये जो अगली बारी में निकालना है, बी पार्ट में हम निकालना है प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात निकालना है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमें ये निकालना है सर कि ये गेंद को यहां से छोड़ा तो यहां पर इसने कुछ दूरी तय करी 1 सेकंड में, t बराबर 1 सेकंड पर यहां पर आई, t बराबर 2 सेकंड पर यहां पर आई, t बराबर 3 सेकंड में और नीचे कहीं गई होगी। तो यहां पर ये दूरी को अब मैं H1 बोल रहा हूं, ये दूरी को H2 बोल रहा हूं, ये दूरी को H3 बोल रहा हूं। देखना वहां पे H1 H2 H3 अलग थे, यहां पर H1 H2 H3 अलग है। यहां पर क्या है, यहां पर प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में, मतलब क्या हुआ, nth सेकंड में तय की गई दूरी। तो अगर nth सेकंड में तय की गई दूरी की बातें करें बेटा हम यहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनो। nth सेकंड में तय की गई दूरी, तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, किसी भी nth सेकंड में अगर तय की गई दूरी की बात करें तो पहले सेकंड में, है ना। अब मैं nth सेकंड की बात करूं तो पहले सेकंड में तो अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसे S से चिन्हित कर देता हूं, है ना। उसको H से चिन्हित कर दिया, इसे S कर देते हैं ताकि हमें जीवन में कंफ्यूजन ना हो जाए। S1 S2 S3, तो S1 क्या लिखेंगे, U प्लस हाफ G 2n-1। तो इसे लिख सकते हैं सर S1 का मान आ जाएगा, U प्रारंभिक वेग तो 0 है, हाफ G इंटू ये 1 सेकंड रखना है तो 2 इंटू 1 माइनस 1, मतलब बचा G बटा 2, या अभी के लिए मैं 5 ले रहा हूं, जब अनुपात लूंगा तो G बटा 2 का इस्तेमाल करूंगा। ऑब्वियस सी बात है, पहले 1 सेकंड में तय की गई दूरी और पहला सेकंड बाद बराबरी तो है, ये यहां से यहां गिरी, फिर मैं भी वही बोल रहा हूं, यहां से यहां गिरी तो बात बराबरी है ना। 1 सेकंड की दूरी और पहले 1 सेकंड की दूरी बराबर ही होगी। अब जब दूसरे सेकंड की बात करूंगा तो वो t बराबर 1 से 2 तक होगा, तो ये S2 पहले दूसरे सेकंड के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, दूसरे सेकंड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, S2 बराबर हो जाएगा हाफ U क्या हो गया, U का गया 0 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ G इंटू, ये क्या आया, ये आएगा 4 में से 1 गया 3 बचा, तो ये आया 15 मीटर। मतलब अगले 1 सेकंड में, सॉरी दूसरे सेकंड में, मतलब पहले सेकंड के बाद में जो दूसरा सेकंड होगा उसमें चाहे जो हो जाए इस दुनिया में 15 मीटर दूरी तय करेगा। तीसरे सेकंड में S3 हो जाएगा, तो S3 हो जाएगा हाफ G, ये क्या होगा, ओहो सर यहाँ पे लिखना होगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये मैं से लिख सकता हूं हाफ G, ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 7, ठीक है, 6 में से 1 गया 5, तो कहां भेज रहे हो, जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। चलो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। तो अगर मैं अनुपात देखूं ध्यान से, अनुपात देखूं यहां पर, तो क्या आया अनुपात आएगा S1 अनुपात S2 अनुपात S3। तो ये S1 अनुपात S2 अनुपात S3 क्या होगा, देखो ध्यान से, ये लिख सकता हूं मैं G बटा 2 अनुपात G बटा 2 गुणा 3। देखो तुम इससे भी कर सकते हो 5, 15, 25, लेकिन मैं जो ज्यादा आसान दिख रहा है वो बता रहा हूं तुम्हें। तो ये हो जाएगा G/2 गुणा 5। तो इसमें फिर से क्या होगा बेटा, अनुपात में G/2 कट जाएगा, तो साफ दिखाई देता है सर कि यहां जो अनुपात आएगा वो 1:3:5 आएगा। ऐसे ही अगर मैं S1 अनुपात S2 अनुपात S3 अनुपात ऐसे n तक देखता तो अनुपात आता है 1:3
5, 7, 9, 11 आगे तक। मतलब जब मैं गेंद को ऊंचाई से छोड़ रहा हूं तो हर सेकंड में वो जो दूरी तय करेगा, है ना, जब गेंद को मैं ऊंचाई से छोड़ रहा हूं तो हर सेकंड में जो दूरी तय करेगा उसका अनुपात होगा 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस हिसाब से, है ना। ये ऑड नंबर्स का रेशो होगा। क्या होगा भैया? ये ऑड नंबर्स का रेशो होगा, है ना। ये गैलीलियो भाई साहब ने बोला था, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट कहलाता है कि अगर h हाइट से एक गेंद को छोड़ा गया तो उसमें तय गई की दूरी का जो अनुपात है वो 1, 3, 5, 7 होता है। ऑड नंबर्स का रेशो होता है हमेशा। क्लियर है ना। तो इसी चीज पे हम और आगे बातें करते हैं और ऐसे ही और भी सवाल हम देखते हैं। तो ये पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हमने गुरुत्व के अधीन गति का देखा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। इस एग्जाम्पल में क्या बोला है, देखो ये भी बढ़िया सवाल है ना। हमको बोला है, अभी हमने क्या किया कि अगर एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा तो उसमें जो दूरी का अनुपात है वो निकाला हमने। अब हमें ऐसा बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से बेटा ये आप याद रख सकते हो, है ना। हमें बोला गया है कि एक कण कुछ ऊंचाई से विरामावस्था से नीचे गिराया जाता है। फिर बोला है कि इसके द्वारा क्रमांगत 1 मीटर दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात, है ना, क्या होगा। तो ये अनुपात होगा, इसे हम एक बार डिराइव करके देखते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कि मान के चलो इस गेंद को मैंने यहां से छोड़ा है ऊंचाई से, तो हर 1 मीटर में देखिए 1 मीटर गिरी, फिर 1 मीटर गिरी, फिर 1 मीटर गिरी, तो हर 1 मीटर गिरने में समय कितना लगेगा, है ना, कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे मान के चलो पहला 1 मीटर गिरने में मैंने बोला समय t1 है, अगले 1 मीटर में समय t2 है, अगले 1 मीटर में समय t3 है। तो पहली बात तो क्या कोई मुझे ये सोच कर बता सकता है t1, t2, t3 में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है सर, t3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, t2 उससे बड़ा होगा, t1 उससे भी बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभिक वेग 0 है, तो अगर प्रारंभिक वेग 0 होता है तो वहां पर जैसे जैसे गेंद नीचे की तरफ जाती है, प्रारंभिक वेग 0 होता है, जैसे जैसे गेंद नीचे की तरफ जाती है तो उसका वेग समय के साथ बढ़ता जाता है। तो उसका वेग अगर समय के साथ बढ़ता जाएगा तो उसे उतनी ही 1 मीटर दूरी तय करने में कम समय लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, है ना। अब तेज चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे तो 1 मीटर तय करने में कम समय लगता जाएगा। पर एक बात तो पक्की है सर कि यहाँ पे जो t3 होगा वो सबसे छोटा होगा, t2 उससे बड़ा होगा, t1 उससे बड़ा होगा, है ना। ऐसे और t4 भी लेते तो वो और कम समय आता। चलो अब इसका अनुपात निकाल कर देखते हैं। तो अगर मैं t1 की बात करूं तो 1 मीटर दूरी, तो ये मैं लिख सकता हूं h बराबर हाफ gt², है ना। देखो बेटा h भी नीचे है, g भी नीचे, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैंने इसको सीधे प्लस ही मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे मैंने बोला 1 मीटर दूरी, तो 1 बराबर हाफ g का मान कितना है, g का मान g ही रहने देते हैं क्योंकि हमें तो अनुपात निकालना वैसे भी। ये हो जाएगा t1 का स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? ये t1 का स्क्वायर। आप चाहो तो इसे 5 लिख सकते हो, है ना। ये 10 लिखोगे तो ये यहाँ पे 10/2 5 बन जाएगा। ये t1 का स्क्वायर है। अब ये कहां से कहां तक था? ये था 0 से 1 मीटर की दूरी के लिए h था, इसे हमने h1 बोल दिया। अब मैं लगा रहा हूं 0 से 2 मीटर की दूरी के लिए। क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए यार यहां पर मुझे वेग नहीं पता, तो अगर मुझे यहां पर वेग नहीं पता तो मैं h = ut + हाफ at² करूंगा। तो यहां पर से अब मुझे h नहीं पता, u नहीं पता, तो प्रारंभिक वेग निकालना पड़ जाएगा, तो फालतू की मेहनत बढ़ जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जब भी ऐसे सवाल आते तो मैं बार बार प्रारंभिक से ही हल कर लेता हूं। फिर देख प्रारंभिक से यहां तक का ऐसा मत दिमाग में ले आना सर वो NH वाला फॉर्मूला लगा लो क्या। अरे मूर्ख बालक, वो NH वाला फॉर्मूला NH सेकंड के लिए था, ये दूरी का है, 1 मीटर की दूरी है। तो मैं यहां से यहां तक का समय निकालूंगा, फिर ये t1 निकाल चुका हूं, t2 निकालने के लिए इन दोनों को घटा दूंगा। ठीक है, क्या करने वाला हूं समझ में आया? तो 0 से 2 मीटर के लिए, तो अब मेरे लिए जो h2 हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ, क्योंकि अब प्रारंभिक वेग फिर से 0 है। तो h2 ही है सर, बराबर। अच्छा h2 का मान कितना है, h2 की वैल्यू कितनी है? तो सर ये हो जाएगा h2 जो हो जाएगा वो यहां से यहां तक की पूरी दूरी बोल रहे हो क्या? हाँ भैया पूरी दूरी बोल रहे हैं हम। तो यहां पर ये h2 कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। h2 1 और 1 2 मीटर हो जाएगा, हाफ जी तो जी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब t का जो मान है वो रखना पड़ेगा t1 + t2। क्योंकि अब जो समय लगा वो t1 + t2 का वर्ग लगा,
क्लियर है बेटा? समय क्या लगा? T1 प्लस T2 का वर्ग लगा। तो यहां से अब मेरे पास T1 का मान आ चुका है। चलो T2 का मान यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक बार पहले मैं चाहूं तो इसे ऐसा लिख लूं क्या? ये हो जाएगा 2/G का वर्गमूल, ये T1 का मान आ गया है। किसका मान आ गया है? T1 का मान। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 गुणा 2/G का वर्गमूल T1 प्लस T2 हो जाएगा, है ना? ये T1 है और ये T1 प्लस T2 है, √4/G। तो T2 का मान यहां से क्या आ जाएगा? T2 का मान क्या आ जाएगा? तो सर T2 का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा वर्गमूल 4/G माइनस T1। अरे लिख सकता हूं ना इसे, और T1 का मान उठाकर यहां रख दूं मैं, तो ये हो जाएगा T2 बराबर, हाँ सो थोड़ा सा डिफिकल्ट डेरिवेशन है क्या? डेरिवेशन नहीं है, है ना? सवाल हल कर रहे हैं हम, और इसका रिजल्ट भी आप याद रख सकते हो, है ना? तो डायरेक्ट आपके आगे वाले समय में सवाल बन जाएंगे। तो मेरे पास T2 आ गया। तो देखो बेटा, मैं T2 को क्या लिख रहा हूं? T2 को मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस पूरे में से √2/G को मैंने कॉमन ले लिया, यहां से 2 बाहर गया तो 2 बचेगा। ये मेरे पास T2 आ गया है, ये मेरे पास T1 था। तो T1 और T2 का अनुपात अगर मैं देखूं, T1 और T2 का अनुपात देखो, तो T1/T2 कर लूं मैं। तो T1 कितना है सर? ये है वर्गमूल 2/G। 2/G से डर लगता है तो 5 लिख ले, √2/G √2 - 1। तो √2 ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो कट गए सर, तो क्या बचा? 1/√2 - 1। 1/√2 - 1 है T1/T2 या T1:T2। T1 अनुपात T2 को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1/√2 - 1। ये देखो, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का, है ना? तो अभी मैंने T1 प्लस T2 से T2 निकाला। अब अगर मुझे T3 निकालना होता, ये वाला अनुपात निकालना होता, तो T3 कैसे निकालता मैं? T3 निकालने के लिए सर क्या करना पड़ता? फिर प्रारंभ से आना पड़ता, प्रारंभ से आते T3 तक, तो इक्वेशन बनती है T1 प्लस T2 प्लस T3। फिर T1 प्लस T2 का मान आ चुका है मेरे पास, फिर उसको उठा के रखता, तो बहुत लंबा होते जाता है ना? तो इसी बस वैसे जनरली हमको इतना ही पूछते हैं, है ना? लेकिन अब इसी में अगर हमें और आगे पता करना है तो क्या पता कर सकते हैं? ये कैसे बना, ये कैसे बना? तो देखो बेटा, उसके एक ट्रिक बता रहा हूं, है ना? एक ट्रिक बता रहा हूं, एक SP स्टार मेथड बता रहा हूं, जिससे आप ये सारी चीजें याद रख सकते हो। ये है T1 अनुपात T2 अनुपात T3 अनुपात T4, है ना? देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1, है ना? इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस √0। क्यों लिखा? बस ऐसे मन में आया तो लिख दिया। √1 माइनस √0, है ना? अब देखना ध्यान से, अनुपात का चिन्ह √0 तो 0 ही होता है, उससे कोई धर्म फर्क पड़ता है ना? लेकिन इससे क्या मेरी बात बन गई। देख, अब अनुपात का चिन्ह लगाऊंगा, 1 की जगह रखूंगा 2 माइनस 0 की जगह रखूंगा 1, मतलब 1 बढ़ाते रखते जाना है। फिर अनुपात का चिन्ह लगाओ, फिर 2 की जगह रखो 3 और 1 की जगह रखो 2, अनुपात का चिन्ह लगाओ। फिर उसके बाद में 3 की जगह रखो 4, फिर 2 की रखो 3, फिर अनुपात का चिन्ह लगाओ, फिर 4 की जगह रखो 5 माइनस 3 की रखो 4। ऐसे ही चलते जाएगा। आया मजा? तो ऐसे इस प्रकार से हम आसानी से ये ट्रिक के बदौलत हम ये अनुपात याद रख सकते हैं। ये वही है √2 माइनस √1, √2 माइनस √1, √3 माइनस √2, √4 माइनस √3। तो वही हमारा भी बनते जा रहा है अनंत तक। क्लियर है कहानी बेटा? चल अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को समझते हैं, है ना? मैं इतना ही समझाऊंगा, लेकिन उसे समझने में थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। मान के चलो मैंने एक गेंद को, है ना, मान के चलो मैंने एक गेंद को यहां से 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया। कितने से फेंका? 50। ऐसे मेरा मन करा 50 से फेंका, तो गेंद ऊपर जाएगी और गेंद नीचे आएगी। सर ऐसे करके क्यों बनाया, ऐसे क्यों नहीं बनाया? अब ऐसे बना दूंगा तो कौन सा पता चल रहा कहाँ ऊपर है, कहाँ कौन सी ऊपर जा रही, कौन सी नीचे आ रही है ना? एक के ऊपर एक बना दूंगा, थोड़ा सा साइड में बना दिया ताकि वो समझ में आ जाए कि इधर से गई और उधर से आई। तो अब यहां पर अगर ये गेंद जाकर आ रही है तो मुझे ये देखना है कि यार ये हर एक सेकंड में कितनी दूरी वगैरह तय कर रही है, इसकी उच्चतम ऊंचाई कितनी है, इसका उड्डयन काल क्या है वगैरह सब कुछ। तो एक बार मैं सारा कैलकुलेशन कर देता हूं। यहाँ पे Hmax का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है सर, ये पढ़ा हुआ है u² / 2g। तो ये हो जाएगा 50 का वर्ग
बटा 2 गुणा 10। तो अगर हम इसे हल करें तो हो जाएगा 50 गुणा 50 बटा 20। तो ये 0 से 0 कट गया बेटा, और यहां चाहे तो हम इसे 25 लिख सकते हैं, ये 125 मीटर हाइट आ जाएगी। एच मैक्स कितना आ जाएगा, 125 आ गया। अच्छा, उड़न काल क्या है इसका, उड़न काल, उड़न काल मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u बटा जी। तो 2 इंटू यू कितना है 50 बटे में जी का मान कितना है 10, तो 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10 सेकंड। मतलब ये गेंद 10 सेकंड में पूरा नीचे आ जाएगी और 125 मीटर की ऊंचाई हासिल करेगी, है ना। अब ध्यान से देखना, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट और आएगा मजा। देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये गेंद जब ऊपर जा रही थी तो t बराबर 1 सेकंड में कहां थी, t बराबर 2 सेकंड पे कहां थी, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड पर कहां थी। तो देखो एक बात तो पक्की है सर, अगर इसे 10 सेकंड लग रहे पूरे, तो t बराबर 5 सेकंड में 5 सेकंड पर उच्चतम ऊंचाई पर थी। क्लियर है, t बराबर 5 सेकंड पे उच्चतम ऊंचाई पर थी, इतना तो पक्का है। अच्छा, तो ये 1 सेकंड नीचे गिरी होगी तो t बराबर 6 पर यहां पर होगी, t बराबर 7 पे और नीचे होगी कहीं ना कहीं, t बराबर 8 पर और नीचे होगी कहीं ना कहीं, t बराबर 9 पर और नीचे होगी कहीं ना कहीं, और t बराबर 10 सेकंड पे वापस से धरातल पर आ गई होगी। अच्छा, अब यहां पर ये जो ऊपर जा रही होगी तब क्या हो रहा होगा, देखते हैं है ना। तो देखो बेटा, इस चीज को हम ऐसा समझ सकते हैं कि सर अगर गेंद ऊपर जा रही है और इधर से नीचे आ रही है तो वहां पर उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो कैसी बदलेगी। तो दूरी के बारे में क्या समझ सकते हैं, देखो ये है एक सेकंड और इधर 1 सेकंड में दूरी वो होगी कितनी होगी। तो अगर मैं देखूं तो गेंद जब ऊपर जा रही है तो आखिरी 1 सेकंड में जो दूरी तय करेगी वो नीचे गिरने वाले पहले सेकंड के बराबर होगी। अरे अगर मान के चल मैंने तुझसे पूछा कि गेंद द्वारा t बराबर 4 सेकंड से 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे सर। t बराबर 4 से 5 में दूरी, 4 से 5 में दूरी कौन सी दूरी होगी सर, 4 से 5 में दूरी होगी 5वें सेकंड की दूरी। तो 5वें 5th सेकंड में दूरी क्या होगी, तो सर हम निकाल सकते हैं Sn इक्वल्स टू यू प्लस हाफ जी 2n माइनस 1 से। तो यहां पर Sn मतलब कि ये क्या है 50, प्रारंभिक वेग 50 है, प्लस हाफ इंटू जी का मान कितना है -10 है, इंटू 2 इंटू यहां पर ये 5वां सेकंड है तो 5 माइनस 1 कर दिया। तो यहां पर ये दूरी कितनी आ गई, देखो 50 माइनस 5 गुणे में हो जाएगा ये 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया। तो ये दूरी तो सर आ गई 5 मीटर। ये हो जाएगा 5 में से क्या गया भैया 45 गया तो 5 मीटर गिरा, ठीक है। अच्छा, ये दूरी 5 मीटर हैगी तो भैया ये क्या होगा, यहां पर अगर ये 1 सेकंड नीचे गिरी तो पहला सेकंड गिर रही है ये नीचे। तो अगर नीचे गिरने में पहला सेकंड होता तो मैंने तुम्हें 1000 बार कैलकुलेट करके बता दिया कि जब ये नीचे गिरती है तो पहले सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है। अरे बताया ना हाफ GT स्क्वायर, तो ये भी 5 मीटर होगा। मतलब ये हुआ कि यहां पर इस सेकंड में और इस सेकंड में दूरी बराबर है। तो मतलब ये है कि गेंद जब t बराबर 5 सेकंड 3 सेकंड होगा तब यहां पर होगी, t बराबर 2 सेकंड पर 8 सेकंड के सामने होगी, और t बराबर 1 सेकंड पे गेंद यहां पर होगी। गेंद हमेशा किसी भी एक ऊंचाई को, है ना, मान के चल मैंने इस ऊंचाई को अभी के लिए स्मॉल h बोल दिया, तो गेंद हमेशा किसी भी एक स्मॉल h ऊंचाई को 2 बार पार करती है, और उन दोनों समयों पर जिन दोनों समय पर गेंद पार करती है उनका योग जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। योग किसके बराबर आता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आता है। देखो भैया ध्यान से, है ना, यहाँ पर किन्हीं भी 2 समय को देख ले, 1 और 9, टाइम ऑफ फ्लाइट 10, 5 और 5 10। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट हमने डिराइव कर दिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात हमने डिराइव कर दी कि अगर गेंद किसी भी, है ना, गेंद स्टार करके पॉइंट लिखेंगे हम, गेंद किसी भी
h हाइट को, h ऊंचाई को दो बार पार करती है T1 और T2 समय पर, तो T1 प्लस T2 जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है हमेशा। तो अगर तुम्हें बोला कि यहां पर है ना, यहां पर बोला कि यार ये एक समय था T1, एक समय था T2, मेरी गेंद T बराबर 1 सेकंड और T बराबर 5 सेकंड पर एक ही जगह से निकली, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 1 और 5 6। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो हम उसका प्रारंभिक वेग निकाल सकते हैं, अधिकतम ऊंचाई वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। आया मजा? ठीक है। और वैसे ही ये दूरी देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं बोलूं तुमसे तो पहले सेकंड में और 10वें सेकंड में दूरी बराबर है ना? ध्यान से देखना, इसको मैं इधर के अगले पेज पे लिख रहा हूं, है ना। इसी प्रकार से मैं लिख सकता हूं, है ना। क्या लिखा है अभी? तो ये लिखा हुआ है T बराबर 4 और 6 पर समान ऊंचाई पर है, 3 और 7 पर समान ऊंचाई पर है, 2 और 8 पर समान ऊंचाई पर है। इसके साथ ही साथ बेटा देख, ये दूरी और ये दूरी बराबर है, तो ये कौन सा सेकंड है, ये कौन सा सेकंड है, ये कौन सा सेकंड है? ये 5वां सेकंड है। तो सर 5वें फिफ्थ सेकंड में और फिफ्थ सेकंड की दूरी, ऐसा लिख देते हैं, फिफ्थ सेकंड की दूरी जो है, दूरी बराबर है, देखो ध्यान से, ये 5वां सेकंड, ये कौन सा सेकंड है? 6ठा सेकंड, 6 सेकंड की दूरी है। इसी प्रकार से यहां पर देखो, ये तीसरे और 7वें सेकंड की, क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, देखते हैं क्या बोला यहाँ पर 5 और 6, ठीक है। हाँ, अभी इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। तो वैसे ही यहाँ पर चौथे और 7वें सेकंड में, चौथे और 7वें सेकंड की दूरी बराबर है। इसी प्रकार दूरी उस सेकंड में जो तय करी, उसी प्रकार से तीसरे और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6ठे सेकंड की दूरी बराबर है ना। 8वां सेकंड आएगा सर। अरे देख लो पीछे जाकर, देखो ये तीसरा सेकंड होगा, T बराबर 2 से 3 तीसरा होता है, तो ये 8वां कहां से होगा? 7 से 8 तक होगा। इसी प्रकार से दूसरे और 9वें सेकंड की दूरी बराबर होगी, और इसी प्रकार से पहले सेकंड की दूरी और 10वें सेकंड की दूरी बराबर होगी, है ना। इनमें किन्हीं का भी 2 का योग कर हमेशा 11 आ रहा है। डिंग 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 डिंग, 11 टाइम ऑफ फ्लाइट +1। तो अगर तुम्हें बोला है कि 5वें और 6ठे सेकंड में दूरी बराबर है, मतलब कि वो तुमसे चाहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट को तुम 5 और 6 मतलब 11वां मतलब 10 ले लो। तो इस प्रकार से हम इस छोटी छोटी ट्रिक से इन सवालों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और मजा देखना है तुझे? देख, और मजा दिखाता हूं, और मजा दिलाता हूं। देख, अरे इसमें तो मैं रात भर बातें कर लूं। देख, यहां पर अब ये 5 मीटर है ना। अब अगला जो है मेरे को कैलकुलेट नहीं करने का है, ये 15 मीटर है। अब बैठकर सोच, ये 25 मीटर है। अब बैठकर सोच, ये 35 मीटर है। और बैठकर सोच, ये 45 मीटर है। मैंने कैलकुलेट नहीं करा, मुझे याद है। कैसे? अरे अभी बताया था कि जब एक गेंद को h ऊंचाई से गिराओ तो ध्यान रख, एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ो या घूम कर वापस आ रही तो वो भी एक उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगी, फिर से वो नीचे की तरफ आएगी, तो दोनों बातें बराबर है। मैं वहां से खड़े होकर छोड़ दूं गेंद को, या गेंद अपने आप वहां तक पहुंचे और नीचे आए। दोनों कंडीशन में प्रारंभिक वेग क्या होगा? यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 होगा। तो अनुपात जो आएगा वो 1:3:5:7:9 आना चाहिए। तो ये तय की गई दूरी भी मैंने तुम्हें बताई थी, ये होगा सर 5, 15, 25, 35, 45। तो ये दूरी अभी वही होगी। तो जब भी सवाल आए कि गेंद को ऊपर फेंका, ऊपर से घूमकर आ रही है नीचे, तो इधर से मत कैलकुलेट कर, हमेशा इधर से कैलकुलेट कर ले, एकदम आसानी से आंसर आ जाते हैं। बोला 8वें सेकंड की दूरी नहीं, बोला दूसरे सेकंड की दूरी, तो दूसरे सेकंड की दूरी इधर से मत निकाल, इधर से निकाल। दूसरे सेकंड की जो दूरी होगी, 9वें सेकंड के बराबर होगी। तो 9वां सेकंड कौन सा है? ये वाला 9वां सेकंड, 35 आंसर आ गया हमारा एक लाइन में। आई बात समझ में? पूरी दूरी भी निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, उसका भी अनुपात बताया था मैंने तुम्हें। तो उससे फटाफट हमारे आंसर्स आ सकते हैं। क्लियर है कहानी बेटा? तो बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत इंपॉर्टेंट सा डिस्कशन हमने एक गेंद को जब ऊपर फेंकते हैं के लिए किया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी पर कुछ सवाल करवा देता हूं मैं आपको, है ना। जैसे
ये बढ़िया सा सवाल कहना चाहता है किसी वस्तु को किस चाल से ऊपर की ओर फेंका जाए ताकि 5वें और 6ठे सेकंड में तय की गई दूरी समान हो। जानबूझ के सवाल लेकर आया हूं, है ना, ध्यान सुनना। क्या बोला? 5वें और 6ठे सेकंड में दूरी, तो मतलब 5th सेकंड। सर ये तो अभी करा, देख ले, 5th एंड 6th सेकंड दूरी इक्वल, दूरी बराबर। हाँ भैया, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स में चलता है हमारा, है ना, निकल जाती है अंग्रेजी, रोक ही नहीं पाता हूं मैं, क्या करूं। अच्छा, तो बराबर है, तो मेरे को पता है कि भैया जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट +1 11 होना चाहिए। अरे मैंने तुम्हें सिखाया, ये अभी सिखाया कि 5वां और 6ठा वाह दे वाह उस वाह, तो टाइम ऑफ फ्लाइट से एक ज्यादा होता है। और बोले कि एक ही ऊंचाई पर थी, 5 और 6 सेकंड पे एक ही ऊंचाई पर थी, मतलब उन दोनों का योग टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। ध्यान से देखना, 5वां सेकंड बोला है। तो यहां पर अब ये इसको ऐसे कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि सर अगर गेंद का क्रमांगत सेकंड की दूरी बराबर है, क्रमांगत सेकंड मतलब कि ये 5वां सेकंड है और ये 6ठा सेकंड है। क्वाइट कॉमन सेंस की बात है कि क्रमांगत सेकंड में, बहुत ध्यान सुना, क्रमांगत सेकंड की दूरियां तभी बराबर हो सकती है जब उस एक सेकंड में वो ऊपर चढ़ रहा हो, अगले एक सेकंड में नीचे गिर रहा हूं। क्रमांगत की दूरियां समझ रहे हो, 5 और 6, 2 और 3, 4 और 5 की दूरियां बराबर है, तभी बराबर हो सकती है ना, वरना तो ये t बराबर 5 सेकंड है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है। यहां से भी निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड है। ठीक है, और क्या निकालना है? तो चुकौटी का सवाल क्या बोला रे, फेंकी जाती है तो समान दूरी तक किस चाल से, चाल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है 2u बटा जी। तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 10/2 इंटू u बटा 10, तो ये सब तो कट गया, तो u का मान आ गया 50। u का मान कितना आ गया? 50। ओहो, तो 50 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो मेरा तो गलत हो गया। उसने कहा नहीं है लेकिन जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सर कैसे? ऑप्शन देख, ये जो 49, 98 ये जो ऑप्शन है, मतलब कि ये चाहता है कि हम 9.8 ले। एक बार 9.8 रख के आंसर भी मैच कर देते हैं, वही आंसर आएगा। और वैसे अब 10 लेगा तो 50 आएगा, 9 लेगा तो थोड़ा सा कम आंसर आएगा ना। देख यहाँ पर क्या होगा, 5 बराबर, तो सर हमें कैसे पता चलेगा? ऑप्शन देख के अभी बताया ना मैंने कि क्या पता चल रहा है, ऑप्शन देख के मैंने बताया तुम्हें कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही हम ऑप्शन से पता कर सकते हैं, वो 99% सवालों में लिख देता है ना, बढ़िया आदमी होते हैं वो लोग। तो 5 × 9.8 बराबर u हो चुका है। ठीक है, तो u का मान आप देखो तो यहां से 49 लिख सकते हैं। कर लो गुणा, 1 करोड़ रुपए की शर्त है, यही आएगा। मेरा पेटीएम नंबर लिख देता हूं, जमा करवा देना। चलो एक और बढ़िया सवाल, यहां पे बोला है कि समान आकार की 2 गेंदें जिनमें से एक गेंद का घनत्व दूसरी गेंद के घनत्व से अधिक है, समान ऊंचाई से गिराई जाती है, तो इनमें से कौन सी पृथ्वी तल पर पहले पहुंचेगी? वायु घर्षण को, प्रतिरोध को नगण्य मानना है। अरे दोनों साथ में पहुंचेगी। सर हमारे तो एक गेंद को और एक अगर हमने फेदर क्या बोलते हैं, पंख को ऊपर से फेंका है ना, तो वो दोनों तो समान तो नहीं है। पंख तो ऐसा लहराते नीचे आएगा और गेंद तो सट्ट से नीचे गिर जाएगी। पेपर को छोड़ दो, गेंद को छोड़ दो, अरे वो वायु घर्षण है, वायु का बल लगता है ना, उस पर उत्प्लावक बल लगता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आ पा रहा एकदम सटीकता से, मतलब गेंद के साथ नहीं आ पा रहा। लेकिन अगर हमने निर्वात में वायु घर्षण को नगण्य मानो या निर्वात मानो, निर्वात मतलब क्या होता है? वैक्यूम मतलब क्या होता है? मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, हवा कुछ भी नहीं है। तो अगर वहां से मैंने इन दोनों को छोड़ा, यहां पर अगर मैंने एक फेदर ले लिया, फेदर मतलब पंख, और एक हाथी ले लिया, एलिफेंट, तो दोनों साथ में ही गिरेंगे ना। दोनों को मैंने फेंक दिया, धक्का मारा, तो दोनों साथ में ही गिरेंगे, साथ में नीचे आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार जो नीचे आने का समय है ना, वो √2h बटा जी है, इसमें 2h बटा जी है। इसमें कहीं पर भी द्रव्यमान की कोई चर्चा नहीं करी हमने अभी तक, तो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। याद रख लो भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता।
द्रव्यमान के स्वतंत्र है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अभी क्विज के 2 सवालों के साथ। हाँ जल्दी से इनके जवाब दो भैया। क्विज के 2 सवालों में पहला सवाल आपके सामने। एक गेंद को ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, कितने समय पश्चात धरती पर पहुंचेगी? बहुत आसान सवाल है, गलत मत कर देना। आ गया आंसर? चलो टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। एक गेंद को ऊपर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड से फेंका गया। सर ये ऊपर फेंक दिया 100 मीटर प्रति सेकंड से, फिर क्या बोल दिया है? अरे ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है, कितने समय पश्चात, ऐसे आसान सा सवाल। तो मतलब क्या हो गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का अपन को 2u/g होता है, तो 2 × 100/10 कुछ नहीं बोला लेकिन कितने समय पश्चात धरती पर पहुंचेगी, तो ये हो जाएगा। अरे 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 भैया कैसा गणित है सर, ये कहां से आते हैं ऐसे लोग। चलो ये हो गया 20 सेकंड। अरे भैया 50 ऐसे ही पता नहीं निकल गया। चलो उन्हें डिवाइड कर लिया गलती से। हाँ आखिरी सवाल बोला है, यदि गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर u चाल से फेंका जाता है तो ऊपर जाते हुए अंतिम t सेकंडों में चली गई दूरी क्या होगी? अंतिम t सेकंडों में चली गई दूरी क्या होगी? अंतिम t, आखिरी t सेकंड में है ना। चलो भैया टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। यहां पर गेंद को ऊपर फेंका, अंतिम टी सेकंड, ये वाले टी सेकंड मान ले, नीचे से नहीं बोल रहा। अगर ये वाले फॉर्मूला लगाएगा तो तेरे को नीचे से पता होना चाहिए, है ना। प्रारंभिक वेग, नीचे से समय नहीं है, ऊपर से समय गिनने का बोल दिया अब इसने। देख यही वो चाहता है कि तुम इतना चालाक बनो, है ना। क्यों? क्योंकि अंतिम टी सेकंड में, ऊपर के टी सेकंड में तय की दूरी नीचे गिरने के टी सेकंड की दूरी के बराबर होती है। ऊपर के टी सेकंड की दूरी नीचे के टी सेकंड के बराबर होगी। तो यहां पर अंतिम टी सेकंड जो होंगे वो पहले टी सेकंड इधर की तरफ से हो जाएंगे। अरे इधर के आखिरी तो इधर के तो पहले होंगे ना। तो यहां पर प्रारंभिक वेग क्या होता है? यहाँ पर वेग तो 0 होता है। तो सर हम ये टी सेकंड गिराना है इसे, तो h बराबर ½ GT² लिख देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। यूटी सर यूटी -½ GT² क्यों नहीं करा? अरे बेटा वो तो नीचे से टी सेकंड होते ना, प्रारंभिक टी सेकंड होते। वो क्या बोल रहा है? अंतिम टी सेकंडों में चली गई दूरी। क्लियर है बेटा? चलो तो एक और बढ़िया जबरदस्त सा सवाल। h तथा 2h ऊंचाइयों से 2 गेंदें छोड़ी जाती है, तो इन गेंदों पृथ्वी तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात। जल्दी से एक और सवाल है छोटा सा, इसका जवाब दे दो। हाँ ये आखिरी पक्का, मजे लेते रहते, आखिरी बोल के एक और दे दिया। चलो कैसे करेंगे? अभी हमने पढ़ा है सर कि h और 2h ऊंचाई से गेंद छोड़ी जाती है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? समय का अनुपात बताइए। अगर h ऊंचाई से छोड़ू, है ना, तो यहाँ पर जो पृथ्वी में पहुंचने का समय लगेगा वो लगेगा ½ GT², T1 का स्क्वायर। 2h ऊंचाई से छोड़ू तो यहाँ पर समय लगेगा ½ G2T का स्क्वायर। तो T1 का मान क्या आएगा? बोलो रे। ये हो जाएगा 2h/g का वर्गमूल। ये T1 का मान आएगा। T2 का मान क्या आएगा रे? उसे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा √2 × 2
एच बटा जी इंटू T2 आएगा रे। अब क्या पूछा है ना, पहुंचने में लगाने वाला समय का अनुपात, तो H और 2H का अनुपात ले लो। तो यहां से अगर मैं चाहूं तो फिर से पिछली बार जैसा करा था, तो √2H बटा जी को कॉमन रख दूं और इसको √2 कर दूं, ये T2 आ गया रे। T1 बटा T2 कर ले, तो T1 बटा T2 जैसे ही करेंगे तो √2H बटा जी बटे में √2H बटा जी बटे में √2, तो ये दोनों तो कट गया रे, ये हो गया 1 बटा √2। तो यहाँ पे T1 अनुपात T2 हो गया 1 बटा √2। हाँ पक्का ये आखिरी सवाल था, ये आखिरी, ये लास्ट का भी लास्ट सवाल था। ठीक है चलो, तो अब आज हमने गुरुत्व के अधीन गति काफी सारा पढ़ लिया है। कल की क्लास में भी इस पे थोड़ा बहुत सवाल करवा दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें बताइए वो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। अगर एक गेंद को एच ऊंचाई से छोड़ा जाता है यहाँ पर, तो एच ऊंचाई से छोड़ा जाएगा, तो इसमें जब गेंद धरातल पर टकराएगी तो यू का मान या वी जिससे टकराएगी हो जाएगा √2GH, या प्रारंभिक वेग 0 होगा। जितना समय लेगी वो समय का मान क्या था, समय का मान कितना सर, वो हो यहाँ पर समय आया था √2H बटा जी आया था। इसी प्रकार से अगर गेंद को मैंने धरातल से ऊपर की तरफ फेंका, गेंद ऊपर जाएगी, ऊपर से वापस नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे जो सूत्र लिखना है हमें, है ना, वो सूत्र क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट का सूत्र होता है सर 2u बटा जी होता है। और इसी प्रकार से अगर मुझे पता करना है कि यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, तो एच मैक्स हो जाएगा u² बटा 2g। कितना हो जाएगा, एच मैक्स हो जाएगा u² बटा 2g। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी सी बातें जो हमें पता होना चाहिए ना। इसके अलावा हमने ये भी समझा था सर कि अगर एक गेंद को आपने ऊपर की तरफ फेंका, तो यहाँ पर अगर वो समान ऊंचाई पर, कोई भी ऊंचाई हो सकती है ना, उस पर ये T1 समय और T2 समय में है, तो यहाँ पर T1 प्लस T2 जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। ये एक और इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट। ठीक है बेटा, चलो तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा। कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम आलेखीय विश्लेषण पर चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, और उसके अलावा गुरुत्व के अधीन गति पर थोड़े एग्जाम्पल। तो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट तक गुरुत्व के अधीन पे एग्जाम्पल करेंगे, फिर आलेखीय विश्लेषण पढ़ना शुरू करेंगे। बेटा जितना पढ़ा रिवाइज करना, मिलता है अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।